नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में। अधिकांश संस्कृत के छात्रों को दिक्कत आती है कि संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में या हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में अनुवाद कैसे किया जाए। तो अनुवाद का जो सबसे पहला नियम है कि कर्ता जैसा होता है क्रिया भी वैसी होनी चाहिए। यानी सबसे पहला काम तो अपने को क्रिया पता होनी चाहिए कि क्रिया कौन से काल की है और उसमें कर्ता कौन सा लगेगा या कर्ता के साथ क्रिया कौन सी लगेगी। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले तो हमको लकार यानी काल याद होने चाहिए। लकार यानी काल, टेंस। टेंस अंग्रेजी में कहते हैं और वही हिंदी में समय है, काल है, और संस्कृत में उसको लकार कहते हैं। ये लकार जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, वैसे ही अपने संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन मुख्यतया ये 5 लकार काम में लिए जाते हैं। ये 5 लकार है। पहला लकार है लट लकार, यानी हमें अगर ता है ती है वाले वाक्य बनाने हैं, ऐसा वाक्य जिसके पीछे ता है, जैसे पढ़ता वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह चलता है, या रहा है वाले कि वह चल रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खाना खा रहा है, रहा है वाले और ता है वाले वाक्य बनते हैं लट लकार से। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। फिर दूसरा, अगर आपको लोट लकार याद है तो ऐसे वाक्य बना लोगे जिनसे आज्ञा दी जाती है। आज्ञार्थक काल यानी आज्ञा वाले वाक्य इससे बन जाएंगे। आज्ञा कैसे? जैसे वह पढ़े, मैं पढ़ूं, तुम पढ़ो, तुम आओ, तुम जाओ, तुम यह पुस्तक लो। ऐसे आज्ञा वाले वाक्य के लिए लोट लकार याद होना आवश्यक है, नहीं तो आज्ञा वाले वाक्य नहीं बना पाएंगे। फिर कोई भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल का मतलब होता है जो चीज़ बीत गई, यानी था वाले वाक्य। वह पढ़ता था, उसने पढ़ा था, उसने लिखा, वह चलता था, वह पुस्तक पढ़ता था, वह गांव जाता था। ऐसे था वाले वाक्य बनाने हो, यानी भूतकाल के पास्ट टेंस के वाक्य बनाने हो, तो लंग लकार धातुओं का यानी क्रियाओं का लंग लकार याद होना आवश्यक है, नहीं तो हम संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसे वाक्य जिनमें चाहिए लगा हो, जैसे मुझे पानी पीना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए। ऐसे चाहिए वाले वाक्य अगर बनाने हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है विधिलिंग लकार की। अगर ये विधिलिंग लकार याद नहीं है धातुओं का तो हम वाक्य नहीं बना पाते हैं, संभव नहीं है। और ऐसे वाक्य जो भविष्य काल के हो, भविष्य काल यानी अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं, वो हमारे लिट लकार से बनता है। अगर गा गे गी गाले वाले वाक्य बनाने, वह चित्तौड़गढ़ जाएगा, वह जयपुर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा, गा गे गी वाले वाक्य सारे ही बनते हैं लिट लकार से यानी भविष्य काल से। तो ये 5 काल सबसे पहली आवश्यकता है अनुवाद करने की, कि ये 5 कालों के सारी धातुओं के रूप अधिकतम जितनी हम याद कर सकें उतनी धातुओं के रूप याद होने चाहिए। तो हमने एक धातु उदाहरण के रूप में ली है पठ धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया। जैसे अंग्रेजी में वर्ब होती है, वैसे ही संस्कृत में धातु होती है। धातु का मतलब क्रिया। पठ, लिख, हस, चल, वद, ऐसी लगभग जो 2500 के लगभग धातुएं हैं। लेकिन हमारे जिन जिन धातुओं की अधिकांश आवश्यकता होती है तो उन धातुओं को हमें बनाना आना चाहिए या वो धातुएं हमें याद होनी चाहिए। और लगभग जो परस्मैपदी धातुएं हैं, कई सारे रूप एक जैसे चलते हैं। गण गण अनुसार बांट रखा है इसको, भवादि गण, अदादि गण। तो ऐसे गणों में बांट रखा है, तो कुछ धातुएं एक याद कर ली तो उसके जैसी कई सारी धातुएं याद हो जाए। जैसे पट धातु का लट लकार है, तो मैं लट लकार बोल रहा हूँ पठ धातु का, और उस धातु का तुम दूसरा लकार बोलोगे, लिख धातु का बोलोगे। पठ धातु का लट लकार मैं बोल रहा हूँ, लिख धातु का लकार तुमको बोलना है। जैसे पठ धातु का लट लकार है पठती, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष। लिख धातु बोल
पठसी पठथः पठथ मध्यम पुरुष। पठामि पठावह पठामः उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। लिखामि लिखावह लिखामः उत्तम पुरुष। वापिस एक बार बोलेंगे। मैं पठ धातु बोल रहा हूँ, तुमको हस धातु बोलनी है। हस बनेंगे। हस यानी हंसना, हंसती, हंसतः, हसंती। मैं वापिस से पठ धातु बोल रहा हूँ। पठती पठतः पठंती प्रथम पुरुष। पठसी पठथः पठथ मध्यम पुरुष। पठामि पठावह पठामः उत्तम पुरुष। ऐसे छात्रों कई सारी धातुओं के हम रूप बना सकते हैं, सेम इसी तरह चलते हैं, यानी ये वर्तमान काल में लगाने के लिए काम में आएगी। एक बार इसको देख लेते हैं कैसे वर्तमान काल के वाक्य बनेंगे। इनके साथ कर्ता जोड़ते हैं। यहाँ मैंने तीनों ही पुरुषों में काम आने वाले कर्ता लिखे। ये फिक्स है कि प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। अगर हम एक वचन की जगह है द्विवचन की क्रिया इसके साथ लगा देते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाता है। जैसे यहाँ ये सह, एक बार इनको भी मैं बोलूँगा उच्चारण, वो कोई उच्चारण करेंगे। सह तौ ते प्रथम पुरुष। त्वं युवाम यूयम मध्यम पुरुष। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो छात्रों जैसे ये पुरुष वचन है वैसे ये पुरुष और वचन है। ये सब में पुरुष वचन, तीन पुरुष और तीन वचन है। तीन पुरुष और तीन वचन है। तो यहाँ सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ क्रिया, अब वर्तमान काल का वाक्य बनाओगे तो सह के साथ लगेगा पठती, वह पढ़ता है। देखो ता है वाले वाक्य बन गए, वह पढ़ता है। लेकिन हमें वाक्य वर्तमान काल का नहीं बनाना है और मान लो हमें वाक्य बनाना है भूतकाल का, तो मैं अब सह पढ़ती बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। सह के साथ जोड़ना पड़ेगा अपठत, वह पढ़ता था। अगर मेरे को वाक्य भूतकाल का नहीं बनाना है, मुझे चाहिए कि मैं आज्ञा वाला वाक्य बनाऊं कि वह पढ़ें, तो मैं आज्ञा वाला लोट लकार लगाऊंगा। सह पठतु, सह पठतु, वह पढ़ें। और अगर मेरे को आवश्यकता है कि नहीं मेरे तो भविष्य काल का वाक्य बनाना है कि वह पढ़ेगा, तो मेरे को भविष्य काल का लकार देखना पड़ेगा, यानी लिट लकार देखना पड़ेगा। ये लिट लकार है भविष्य काल। सह के साथ अब मेरे को लगाना पड़ेगा पठिष्यति, सह पठिष्यति। अब मैं अगर सह के साथ पठिष्यन्ति लगा देता हूँ, पठिष्यति दूसरा लगा देता हूँ क्योंकि वचन एक वचन का है, सह प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भले ही लट लकार की लगाओ, लंग लकार की लगाओ, या विधिलिंग लकार, लोट लकार या लिट लकार, एक वचन की ही लगेगी क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में है कर्ता। अब मेरे को मान लो चाहिए वाला वाक्य बनाना है तो मेरे को सह के साथ पठेत जोड़ना चाहिए। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहला नियम अनुवाद का कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया उसके साथ उसी पुरुष और वचन की होती है। अब मेरे साथ लंग लकार के वाक्य बनाओगे। मैं कर्ता बोल रहा हूँ, तुम उसके साथ क्रिया बोलोगे। सह अपठत, तौ ते त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो सह अपठत, उसने पढ़ा था, उन दोनों ने पढ़ा था, उन सब ने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा था। यूयम अपठत, अहम अपठम, मैंने, अहम यानी मैंने, अहम मैंने पढ़ा था। आवाम अपठाव, वयम अपठाम। लेकिन यही अब अगर मैं विधिलिंग लकार के साथ जोड़ दूं, अर्थ बताना चाहिए वाले वाक्य बनेंगे। सह यानी उसे, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, ते पठेयु, त्वं पठेः, युवाम पठेतम, यूयम पठेत, अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। लेकिन अगर मुझे गा गे गी वाले वाक्य बनाने हैं तो इनको जोड़ना पड़ेगा लिट लकार को। वाक्य बनाता हूँ मैं।
उसका हिंदी अर्थ बताना। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, गा वाले वाक्य। तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यतः, यूयं पठिष्यत्, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। लेकिन मेरे को नहीं, ये वाक्य नहीं चाहिए, मेरे को तो वाक्य चाहिए आज्ञा देने वाले। तो आज्ञा यानी तुम पढ़ो, वह पढ़े, मैं पढ़ूं। तो कैसे बनेंगे? सह पठतु बनाओ, वह पढ़ें, वह पढ़ें, आज्ञा दे रहे हैं। तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवां पठतम, यूयं पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठाम। जैसा करता होगा क्रिया वैसी ही होगी। लेकिन ये सोचना है कि वाक्य परीक्षा में जैसे कक्षा 12वीं में पूछे जाते हैं तो अपन लास्ट में देखेंगे हे लग रहा है, एक था लग रहा है, एक आज्ञा वाला लग रहा है, तो उसके साथ वही काल जोड़ेंगे। धातु चेंज हो जाएगी, लिखने का वाक्य होगा तो लिख धातु आ जाएगी, हंसने वाला वाक्य होगा तो हंस धातु। उसके बाद दूसरा नियम है सिंपल नियम। सबसे सिंपल नियम है कि किसी के ने चिन्ह लगा हुआ है तो प्रथमा विभक्ति में, जैसे राम ने तो राम है लिख दो, राम को तो द्वितीय लगा दो रामम, राम से तो तृतीय लगा दो रामेण, राम के लिए तो चतुर्थी लगा दो रामाय। राम से पृथक वाला हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पंचमी लगा दो वृक्षात। ऐसे ही का के की हो तो षष्ठी लगा दो, जैसे राम का तो रामस्य, मोहन का मोहनस्य, विद्यालय का विद्यालयस्य। और मैं हो, जैसे मैं कहूँ विद्यालय में तो सप्तमी लगा दो विद्यालये, राम में राम। ये लेकिन सिंपल नियम। उसके बाद छात्रों नियम है कारक, जो तुमने पढ़े हैं वो विशेष नियम। कारकों वाले जो नियम है कि प्रथमा विभक्ति इनके साथ आती है तो फिक्स नियम है। द्वितीय विभक्ति जैसे लगा दिया, उपपद विभक्ति अभितय परितय समया निक्षा, वो शब्द आ जाए तो कोई सा भी चिन्ह आ रहा हो अपने को द्वितीय लगानी पड़ती। ऐसे ही तृतीया चतुर्थी, ये हम कारक प्रकरण में पढ़ चुके हैं और कारक वाला वीडियो भी तुम देख सकते हो। और उसके बाद जो नियम है प्रत्यय वाला, कि अगर हमें प्रत्यय का ज्ञान है, जैसे मैं पठ के साथ में तुमुन प्रत्यय लगा दूं तो बनेगा पठितुम, और तुम प्रत्यय हमें पता है कि अर्थ के लिए देता है। पठितुम यानी पढ़ने के लिए। किसी भी शब्द के पीछे अर्थम जुड़ जाए तो भी के लिए अर्थ निकालता है, शब्द या धातु के पीछे। जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम गमनार्थम चलने के लिए, हसनार्थम हंसने के लिए। किसी धातु के बीच में कत्वा प्रत्यय लग जाए तो कर के अर्थ होता है। जैसे पठितवा पढ़ करके, तो लिखितवा लिख करके, हसितवा चलितवा चल करके। ऐसे कत्वा प्रत्यय लग जाए तो कर के अर्थ देते हैं और इस प्रकार हम आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। तो ध्यान से धातुओं के रूप याद करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।